स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी की 6 से 12 तक की किताबें। मैंने भूगोल और इतिहास की किताबें पढ़ाना शुरू कर दिया है और 6 की किताब इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ। इतिहास के भी 2-3 वीडियो आ चुके हैं और भूगोल के भी वीडियो आ रहे हैं, तो आप रेगुलर इन सारे वीडियोस को देखिए और अपने जीएस को स्ट्रांग कीजिए। ओके। और अगर आप आईएएस पीसीएस की भविष्य में तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा इन किताबों को अगर आप पढ़ लेंगे तो 6 से 12 तक की किताबें पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग 6 की किताब पढ़ रहे हैं, तो उसका आज पहला ही चैप्टर है और दूसरा पार्ट। सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे थे और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, फिर आपको ये सेकंड वाला बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ओके। तो चलिए हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से फिर से उस सीरीज को पकड़ते हैं और एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं सौर मंडल में पृथ्वी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए सौर मंडल तक मैंने पढ़ाया था, थोड़ा बहुत मैंने सौर मंडल के बारे में बताया भी था। ओके। तो चलिए मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ इसकी। सौर मंडल क्या है, आपने देखा भी होगा और देखिए सही से। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। ओके। तो जैसे अपने घर में एक मुखिया होते हैं, चाहे आपके पिताजी हो या दादाजी अगर है तो वो भी आपके घर के मुखिया हो सकते हैं। जनरली घर के मुखिया दादा दादी होते हैं या फिर पिताजी होते हैं। अगर दादा दादी नहीं तो पिताजी ही मुखिया होते हैं। तो इसे सौर परिवार भी है, उसमें विभिन्न ग्रह हैं और जो उसका मेन है मुखिया है वो कौन है, सूर्य, यानी सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। और जितने ग्रह हैं ये सब उनके आप समझ लीजिए बाल बच्चे हैं। ओके। तो आप देख सकते हैं ग्रहों को कैसे चल रहे हैं, गतिशील हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर सूर्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके। सूर्य आप लोगों ने देखा भी होगा और डेली देखते भी होंगे, आग के गोले जैसा है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, एकदम बीच में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ओके, बहुत बड़ा है और कहा जाता है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं। मतलब इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी रखी जा सकती है सूर्य में। ओके। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। तो जो ग्रह हैं इससे कैसे बंधे रहते हैं, खिंचाव बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण से। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य हमसे दूर है। आप यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। शब्द की उत्पत्ति। ओके। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो और लॉजी, यानी जियोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन, जियो प्लस मैट्री यानी ज्योमेट्री का अध्ययन होता है ये पृथ्वी का मापन, और ज्योआइड यानी कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये यहाँ पर शब्दों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। अब हम लोग को मेन यहाँ पर बात करना है ग्रह हमने बताया कि वे आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ये मैंने परिभाषा आपको बता दी थी पिछले वीडियो में। फिर यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया, अब उसको 52 ग्रह श्रेणी में रखा गया है।
पहले सभी लोग कहते थे 9 ग्रह 9 ग्रह, और आजकल मतलब जो लोग पोथी पत्रा वाले होते हैं, पंडित लोग, वो 9 ग्रह ही बताते हैं, लेकिन वास्तव में वैज्ञानिकों ने अब सिर्फ 8 ही पिंड को ग्रह की मान्यता दी है। बाकी सब बौने ग्रह हैं या दूसरे अन्य प्रकार के ग्रह हैं। जो मेन ग्रह हैं वो 8 है। ओके, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यूरेनस को अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। ओके, तो ये सूर्य से बढ़ते क्रम में है, मतलब सबसे नज़दीक बुध है सूर्य के, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये आपको क्रम ध्यान में रखना है कि सूर्य के सबसे पास में कौन है, सूर्य से सबसे दूर कौन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए, ये एक यहाँ पर थोड़ा सा आपको आसान भाषा में याद करने के लिए बताया गया है, एक ट्रिक बताई गई है एक प्रकार से। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। तो आपको बोलना है इंग्लिश में, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो अगर ये ट्रिक, ये लाइन आप याद रखते हैं तो आप ग्रहों का क्रम याद रख सकते हैं कि सूर्य के सबसे पास कौन है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद सब सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। एक ट्रिक आपको यहाँ पर बताई गई है। तो जैसे माई में यम है, इसका मतलब होता है मरकरी, वेरी में वी है तो इसका मतलब वीनस यानी शुक्र, और मरकरी का मतलब बुध। फिर एफिशिएंट में ई यानी कि अपनी अर्थ पृथ्वी, मदर में यम है, इसका मतलब होता है मार्स, जस्ट में जे है जुपिटर, और फिर यहाँ है शनि यानी सैटर्न, फिर यूरेनस नेपच्यून। ओके, यन से नेपच्यून, यू से यूरेनस। ये एक आपको ट्रिक बताई गई है, इसका यूज़ करके आप याद कर सकते हैं कि सूर्य से सबसे पास में कौन है, सबसे दूर कौन है। फिर यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दे दी गई, क्या आप जानते हैं, इसको पढ़ लिया कीजिए। ओके, क्या आप जानते हैं, जो यहीं से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? जो खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं। जो खगोलीय पिंड यानी सूर्य, चंद्रमा, तारे, इनके और इनकी गति के बारे में जो लोग अध्ययन करते हैं उनको हम कहते हैं खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, आप सभी लोगों ने उनका नाम सुना है। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ओके, सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। आज भी अभी बहुत कुछ ऐसा है जो वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं, तो उसको खोजने में लगे हैं। हो सकता है कि हमारी पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह हों, लेकिन अभी खोज जारी है। फिर यहाँ पर देखिए, ये वाला पैरा हम लोग पढ़ते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ओके, एक निश्चित कक्षा है उनकी, उसी कक्षा में यानी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे की कक्षा में घुस जाएं, एक दूसरे के ऑर्बिट में घुस जाएं। कक्षा मीन्स कक्ष यानी कि ऑर्बिट। ओके, इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, यानी कि सारे ग्रह पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ओके, सॉरी, सूर्य के जो सभी ग्रह हैं और पृथ्वी भी उसमें शामिल है, ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में या दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। देखिए, जो ऑर्बिट है यानी कि जो जिस लाइन पर ये लोग पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये ध्यान में रखिए, और आप लोग देखेंगे 2-3 बार तो पता भी चल जाएगा। सबसे छोटा ग्रह भी बुध है और सबसे सूर्य के नज़दीक भी बुध है। ओके, अपनी कक्षा में सूर्य की ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं और पृथ्वी को 365 दिन। तो सोचिए, बुध को मात्र 88 दिन ही लगते हैं और सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब भी शुक्र को कहा जाता है। ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के ही समान है। शुक्र की जो आकृति देखेंगे या इसका आकार देखेंगे तो लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को कभी कभी पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 यानी सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, क्योंकि ये
दूसरे ग्रह की कक्षा भी काटता था। तो भाई ग्रह होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को ये नहीं मान रहा था, उनका पालन नहीं कर रहा था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी के बारे में, लेकिन उसके पहले क्या आप जानते हैं ये देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। ये तथ्य है, इसको ध्यान में रखिए। प्रकाश की गति यानी सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। फिर भी सूर्य से चला हुआ प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 19 सेकंड टोटल होता है, लेकिन इसमें 8 मिनट दिया है लगभग। तो 8 मिनट 19 सेकंड लग जाते हैं प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, जबकि गति कितनी है प्रकाश की? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इतनी तेज चलता है, फिर भी इतना समय ले लेता है यहाँ तक आने में। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि सूर्य हमसे कितना दूर है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर, मैंने बताया भी था। फिर देखिए पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ बताया गया है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ओके, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी। आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, आप सभी लोग जानते हैं। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, अंडा जैसी है। ओके, अंडाकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, पानी, जितनी भी आवश्यक गैसें होती हैं जीवन के लिए, वो सब कुछ पृथ्वी पर अपने मौजूद है। सॉरी, बीच में एक कुत्ता आ गया था, उसको भगाने के लिए वीडियो को थोड़ा रोकना पड़ा। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। ओके, जैसे अगर आप वरुण की बात करें या अरुण की बात करें तो वो ग्रह बहुत ठंडे हैं क्योंकि सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है। या फिर अगर बात करें शुक्र की या फिर बुध की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्म ग्रह है क्योंकि सूर्य के पास में है। लेकिन पृथ्वी एक ऐसी अवस्था में है कि ना तो ज़्यादा गर्म है और ना तो ज़्यादा ठंडी, इसलिए वहाँ पर पृथ्वी पर अपने जीवन संभव है, हम सभी लोग जीवित हैं। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ओके, और पृथ्वी को नीला ग्रह, हरा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है और इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो चूंकि पृथ्वी पर 70% पानी ही है और 30% पर जमीन है, यानी कि भूभाग है, तो इसलिए जब अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी नीला नीला दिखाई देती है एकदम। तो इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ये सब सारी चीज़ें आप जानते रहिए। फिर यहाँ देखिए चंद्रमा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई है, लेकिन इसको पढ़ने के पहले हम लोग यहाँ पर एक रोचक तथ्य पढ़ लेते हैं। 1 मिनट, ये देखिए रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो मालूम करो क्या कोई भारतीय भी चंद्रमा पर गया था? ये सब आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, आप मालूम कीजिए। ओके, ये आपसे कह रहा है। तो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इन्होंने कब कदम रखा था? 21 जुलाई 1969 को। ओके, ये देखिए आप चंद्रमा देख सकते हैं, ये है चंद्रमा हमारा। ओके, फिर आगे बात करें थोड़ा बहुत चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, सभी लोग जानते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास कितना है? 1/4, जितना पृथ्वी का मान लीजिए 12 किलोमीटर है या 1200 किलोमीटर है पृथ्वी का, मान लीजिए। वैसे 12,700 कुछ किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है, लेकिन मैं एक आपको समझाने के लिए मान लेता हूँ कि पृथ्वी का व्यास 12 किलोमीटर है। तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा? 1/4, यानी कि 3 किलोमीटर। और व्यास क्या होता है? ये देखिए, ये टोटल व्यास होता है। ओके, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो व्यास है ना, तो इसको बोलते हैं।
यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। अब देखिए सूर्य, तारे, ये सब हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा सूर्य से भी बड़ा दिखाई देता है रात में। दिन में सूर्य दिखाई देता है, लेकिन अगर रात में चंद्रमा को देखेंगे तो सूर्य से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चंद्रमा है वो हमारे पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब है, निकट है, जबकि तारे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए तारे छोटे दिखाई देते हैं। यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, बस बहुत कम। सोचिए 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा पृथ्वी से, जबकि अगर हम सूर्य की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर, बहुत ज़्यादा दूर है। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ओके, तो तुलना कीजिए भाई कि अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी देखें तो 15 करोड़ किलोमीटर, और अगर हम यहाँ चंद्रमा की दूरी देखें तो मात्र 3 लाख, या हम टोटल कर लें अगर लगभग तो 4 लाख मान लीजिए। 3,84,000 है, लेकिन हम 4 लाख मान लें तो ये तो 1 करोड़ भी नहीं हुआ, और जबकि सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, ये यहाँ कुछ चित्र दिया हुआ है रॉकेट का प्रक्षेपण, यानी रॉकेट जो छोड़ते हैं, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह कक्षा में प्रवेश करना। आप जानते हैं कि बहुत सारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है जो तमाम प्रकार के अंतरिक्ष की जानकारियाँ देते हैं, मौसम संबंधी या फिर अन्य प्रकार की जानकारी देते हैं। ओके, तो ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब रॉकेट हैं, प्रक्षेपास्त्र। ओके, ये फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो एक जानकारी दी हुई है, उपग्रह खगोलीय पिंड है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ओके, और पृथ्वी के साथ साथ ये सूर्य का भी चक्कर लगा देता है क्योंकि पृथ्वी के साथ ही रहता है हमेशा। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। तो ये कुछ कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हैं। ओके, मैंने बताया कुछ उपग्रह कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, यानी मानवों ने उनका निर्माण किया, वैज्ञानिकों ने। जैसे चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन ये जो है इनसेट, एडुसैट, IRS, ये सब कृत्रिम उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह हैं। ये भी विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हैं। ओके, तो ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे आपको दे देगा। ये बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एडुसेट दे देगा, पूछेगा एडुसेट क्या है, अब वहाँ पर दे देगा एक पहाड़ का नाम, एक रॉकेट का नाम, एक उपग्रह का नाम, ऐसे दे देगा, आपको पता करना रहेगा क्या है। तो एक क्या है, कृत्रिम उपग्रह है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ना है पहले। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। यानी पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा कितने दिन में पूरा करता है, एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है, यानी कि अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, पृथ्वी की भी परिक्रमा कर रहा है। तो दोनों गतियाँ लगभग एक समान है, 27 दिन में अपना भी एक चक्कर पूरा कर लेता है, पृथ्वी का भी। ओके, यानी परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति इसकी लगभग लगभग सेम ही है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, यही कारण है। ओके, क्योंकि वो उसकी जो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति सेम है, इसलिए हमको उसका चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि चंद्रमा में पेड़ हैं, जैसे होता है ना कहानियों में। अब तो धीरे धीरे ये चीज़ें जा रही हैं जो अंधविश्वास है, लेकिन अभी भी बहुत सारे गाँव में लोग ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा पर वो जो दिख रहा है परछाई जो है वो एक पेड़ की परछाई, वहाँ पर पेड़ उगा है, या कोई और मान्यता बताते हैं। लेकिन वास्तव में चंद्रमा एकदम वीरान है। जब वैज्ञानिक वहाँ पर गए, जो अंतरिक्ष यात्री, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ नहीं, एकदम शमशान घाट बना, एकदम पर्वत, पठार, मैदान जैसे पृथ्वी पर है वैसे वहाँ भी है।
लेकिन वहाँ पर जीवन नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक इसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं और जीवन को तलाश रहे हैं कि किसी प्रकार से क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है कि नहीं। विभिन्न प्रकार के यान वहाँ पर भेजे जा रहे हैं और भारत भी इसमें प्रयास कर रहा है। तो सभी देश लगे हुए हैं कि पृथ्वी जैसा काश एक ग्रह मिल जाए। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? देखिए क्षुद्र ग्रह की यहाँ पर एक चित्र भी दिया हुआ है, यही है क्षुद्र ग्रह। ओके, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ओके, तो मैंने आपको दिखाया था मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच छोटे छोटे अनेक धूल कण पाए जाते हैं और उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ओके, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो ये क्षुद्र ग्रह कहीं अलग से नहीं है, ये ग्रहों के ही भाग है। किसी समय ग्रहों में विस्फोट हुआ और उससे अलग हो गए। ओके, तो वही बीच में टहल रहे हैं। तो किस किस ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो मंगल और बृहस्पति दो ऐसे ग्रह हैं जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह नामक पट्टी पाई जाती है। ओके, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा दिखाया भी था। फिर यहाँ पर उल्का पिंड आप देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा बताया गया है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी टूटता हुआ तारा जिसे आप कहते हैं रात में, या कोई कहता है कि जीव जा रहा है, किसी का प्राण निकल गया और वो जा रहा है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं गाँव में। या टूटता हुआ तारा बहुत लोग कहते हैं, तो वो वास्तव में उल्का पिंड ही होता है। ओके, तो कभी कभी वो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है, और जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण हैं, तो उन धूल कणों से रगड़ करके वो जलने लगता है, तो जिसको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। और कभी कभी उल्का पिंड बहुत बड़ा होता है तो वो पूरा जल नहीं पाता है और पृथ्वी पर गिर जाता है और एक गड्ढे का निर्माण होता है, और जिसे हम झील भी कहते हैं। ओके, तो कभी कभी आपने सुना होगा कि झील का निर्माण उल्का पिंडों से भी हुआ है। बहुत सारी झीलें ऐसी हैं जिनका निर्माण उल्का पिंडों से हुआ है। उल्का पिंड कोई कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, तो वायुमंडल में ही जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बड़े होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आकाश गंगा दिया हुआ है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर आकाश गंगा के बारे में बताया गया, इसको देख लीजिए आराम से। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा रखा गया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ओके, पहले इसको मैं पढ़ लेता हूँ पूरा, फिर आपको समझाता हूँ। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। यानी अभी अभी मैं बता रहा हूँ आपको पूरा। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ब्रह्मांड, फिर भी हम सभी जानते हैं कि इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, यानी हम लोग इसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं। ओके, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? ओके, तो ये देखिए बहुत अच्छा बताया है। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था वो यहाँ पर बता दिया गया। यानी कि ये देखिए, ये हम हैं। ओके, और हम लोग कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी में।
और पृथ्वी कहाँ है? सौरमंडल में। और सौरमंडल कहाँ है? आकाशगंगा में। आकाशगंगा कहाँ है? ब्रह्मांड में। ओके, आकाशगंगा ब्रह्मांड में है। तो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, यानी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। तो पृथ्वी कहाँ है? सौरमंडल में, यानी कि कई ग्रह मिलकर और कई उपग्रह मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसमें एक तारा भी होता है। और कई सौरमंडल मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। ओके, कई सौरमंडल जब मिलते हैं तो एक आकाश गंगा का निर्माण होता है, और कई आकाश गंगा मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना भी अभी तक नहीं की जा सकती, और वैज्ञानिक अभी तक इसका पता भी नहीं लगा पाए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। फिर इसके बाद ये अभ्यास प्रश्न है, आप इनको कर लीजिए। ओके, ये देखिए, ये अभ्यास प्रश्न है, तो इनको आप कीजिए। और ये चैप्टर हमारा पहला कंप्लीट होता है, सौरमंडल में पृथ्वी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये सीरीज जो एनसीईआरटी की मैं चला रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में खूब ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे।